गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कितनी मात्रा कौन कौन सा जो है वो आवश्यक है पौधों के लिए, ये हमने पढ़ा था। आज हम इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषकों की विषाक्तता, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमने अभी तक पढ़ा है कि पौधों में सूक्ष्म पोषकों की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत थोड़ी सी मात्रा इनकी पौधों के लिए आवश्यकता होती है। पर इतनी थोड़ी सी मात्रा ही अगर कम हो जाए तो पौधों में इनके अभाव के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और इनकी मात्रा में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो ये जो है वो पौधों के लिए विषाक्त हो जाते हैं। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि पौधों में तत्वों के सर्वोत्तम प्रभाव के लिए इनकी सांद्रता का एक सीमित क्षेत्र, नैरो रीजन रहता है। इस क्षेत्र से कम और अधिक सांद्रता दोनों ही पौधों के लिए हानिकारक होती है। पौधों के टिश्यूज में किसी खनिज आयन की सांद्रता, जिससे कि उनके टिश्यूज का जो शुष्क भार है, ड्राई वेट है, इसमें लगभग 10% का नाश हो जाए, कमी हो जाए, उनको विषाक्त या टॉक्सिक माना जाता है। इस प्रकार की क्रांतिक सांद्रता विभिन्न सूक्ष्म पोषकों के लिए अलग अलग होता है, और विषाक्तता के लक्षण को पहचानना भी कठिन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक तत्व के अधिक होने पर दूसरे तत्व का उद्ग्रहण, मतलब एक तत्व की अनुपस्थिति में दूसरे तत्व को अवशोषित नहीं कर पाते पेड़ पौधे, और ये जो है वो स्टंटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैग्नीज विषाक्तता का मुख्य लक्षण भूरे धब्बे यानी ब्राउन स्पॉट्स हैं, जो क्लोरोटिक शिराओं में घिरे रहते हैं, उससे घिरे रहते हैं। मैग्नीज की उपस्थिति आयरन और मैग्नीशियम उद्ग्रहण को भी प्रभावित कर देती है, और मैग्नीज आयरन मैग्नीशियम की तुलना में एंजाइमों से आसानी से जुड़ जाते हैं, संबंध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त तने के शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी मैग्नीज जो है वो इनहिबिटेड कर देता है। इस प्रकार मैग्नीज की अधिक कंसंट्रेशन जो है वो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम से होने वाले जो सिम्टम्स हैं उनको प्रेरित करता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को। इसके कारण जो लक्षण मैग्नीज विषाक्तता को दर्शाते हैं वे कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज के अभाव के लक्षण होते हैं। तीनों का एक साथ जो है वो अभाव के कारण ये लक्षण उत्पन्न होता है। इनकी जानकारी से किसानों को फसलों में खास तत्वों की कमी का पता चलता है, और इसकी आपूर्ति निश्चित करके किसान जो है वो फसल के पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। इन तत्वों को पौधे किस प्रकार अवशोषित करते हैं, तो इसकी क्रियाविधि के का जो अध्ययन है वो ज्यादातर आइसोलेटेड सेल्स ऊतक या अंगों में किया गया है। इन स्टडीज से पता चलता है कि अवशोषण की क्रिया में दो मुख्य अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था में आयनों का त्वरित उद्ग्रहण, रैपिड अपटेक होता है, जो कोशिका के जो स्वतंत्र स्थान होते हैं, फ्री स्पेस होते हैं, या बाहरी स्थान होते हैं, आउटर स्पेस होते हैं, यानी कि एपोप्लास्ट होता है, उसमें निष्क्रिय तरीके से होता है, बिना एटीपी ऊर्जा की मदद लिए। दूसरी अवस्था में ये आयन धीरे से भीतरी स्थान में यानी इनर स्पेस में, यानी कि कोशिका के सिम्प्लास्ट में पहुंच जाते हैं। आयनों का एपोप्लास्ट में जो निष्क्रिय अभिगमन होता है, और ये जो है आयन मार्ग, आयन चैनल के द्वारा होता है, जिसमें पराझिल्ली प्रोटीन यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सेलेक्टिव पोर का काम करते हैं, माने जो चीज की आवश्यकता उसको आने देते हैं, और जो चीज की आवश्यकता है उसको इंटर नहीं करने देते। ये एक सक्रिय क्रिया है, यानी कि एटीपी ऊर्जा की सहायता से किया जाता है। आयनों के गमन को जनरली प्रवाह या फ्लक्स कहा जाता है,
और जब ये फ्लक्स कोशिका के भीतर होता है तब इसको अंतर्वाह या इनफ्लक्स कहा जाता है। जब आयनों की निकासी कोशिका से बाहर की ओर होती है तो ऐसे प्रवाह को बहिर्वाह या इफ्लक्स कहा जाता है। खनिज पोषकों के उद्ग्रहण एवं स्थानांतरण से संबंधित जानकारी हम पहले ही पिछले अध्यायों में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है विलेय का स्थानांतरण, और इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट में जाइलम के अंतर्वस्तु यानी कंटेंट्स के अध्ययन से ये स्पष्ट हो गया है कि इसके द्वारा खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं, और जल जो होता है वो ऊपर की ओर गमन करते हैं, परिवहित होते हैं, इनका परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में शर्करा और अमीनो अम्ल भी इसमें उपस्थित होते हैं। इनकी पुष्टि जो है वो इन तथ्यों से होती है कि खनिज लवणों के परिवहन की दर एवं वाष्पोत्सर्जन की दर में समानता होती है। जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा खनिज लवण का परिवहन भी उतना ही ज्यादा होता है, और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने से खनिज लवणों का परिवहन भी कम हो जाता है। जाइलम रस में विभिन्न आयन उपस्थित रहते हैं, है ना। जाइलम रस का अगर हम स्टडी करें तो इसमें बहुत सारे प्रकार के खनिज आयन उपस्थित होते हैं। रेडियोधर्मी लवण के अनुप्रयोग से ये सिद्ध होता है कि खनिज जब एक बार जड़ के जाइलम में पहुंच जाते हैं तो वो पौधों में ऊपर की ओर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा एक धारा में पत्तियों तक संचरित होते हैं। रंजकों के प्रयोग से भी ये पता चलता है कि विभिन्न रंगीन विलेय जैसे कि इयोसिन जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर परिवहित होते हैं। रसारोहण एवं स्थानांतरण की क्रियाविधि का विस्तार से अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है मृदा अनिवार्य तत्वों के संचयिता के रूप में, सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः मिट्टी से जड़ों के द्वारा होता है। चट्टानों के अपक्षय और टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। इस क्रिया से बनी मिट्टी में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का संचयन रहता है। क्योंकि चट्टानों में मौजूद खनिज का ही समावेश मिट्टी में होता है, चट्टानों के अपरदन के कारण ही चट्टान में स्थित मिनरल जो है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए पादप पोषण या प्लांट न्यूट्रिशन में इनकी जो भूमिका होती है उसको खनिज पोषण या मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। और मिट्टी में अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा में मौजूद जल एवं वायु में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी। मिट्टी पौधों को स्थिर रखने के अलावा पोषकों की आपूर्ति भी करता है। मृदा में रहने वाले वायु से जड़ की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन मिलता है। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों से इनकी जल धारक क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इनका जो एरेशन कैपेसिटी होता है, सरंध्रता, पोरोसिटी, ये सब बढ़ जाता है। अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी मृदा में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। आवश्यक तत्वों की आपूर्ति पौधों को जरूरी है, इसीलिए मिट्टी में इन तत्वों का वृहद एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के पोषकों की समुचित सांद्रता बनी रहनी चाहिए। इन तत्वों के अभाव में पौधों की वृद्धि और अंत में अनाजों के पैदावार, क्रॉप यील्ड में कमी आ जाती है। अगर मिट्टी में इनकी कमी हो जाती है तो उर्वरकों का उपयोग जो है वो जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। रासायनिक उर्वरक पोषण विधि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए इनका चयन मिट्टी की स्थिति और फसलों के अनुरूप किया जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम नाइट्रोजन का उपचय और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।